नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट पेपर 2 यानी कि सोशल स्टडीज के विषय में पढ़ रहे थे। अब तक हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें क्लास 7 का जो एनसीईआरटी की पुस्तक है ईवीएस यानी कि पर्यावरण, उसके विषय हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर ऐसे आप देखेंगे तो चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया का मतलब ये है कि जैसे जो पर्यावरण के विशेष स्थल हैं, नॉर्मल नहीं, जो विशेष स्थल हैं वो बने कैसे हैं और वहां पे मानव कैसे निवास करता है तथा वहां की जलवायु वगैरह कैसी है। ठीक है, इस संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। कुल मिला के हमारी किताब के अनुसार हमको 4 स्थल के बारे में चर्चा करनी है। एक एक के विषय में हम अच्छे से चर्चा करते हैं। आपको हो सकता है ये वीडियो आज की थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन परेशान ना होइएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आराम से समझिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अमेजन नदी बेसिन। अब देखिए, अमेजन नदी से आप शायद परिचित होंगे या नहीं होंगे, तो आज हो जाएंगे। पहले हम बेसिन का मतलब आपको समझा दें। देखिए, बेसिन का मतलब ये है, ये नदी जहां जहां बहती है वहां के सभी इलाके, आसपास के सभी इलाके, जैसे अब मान लीजिए नदी ऐसे बहते बहते जा रही है, इसकी धारा मान लीजिए टूट गई ऐसे, फिर ऐसे टूट गई, फिर इसमें धारा टूट गई, फिर इसमें टूट गई, फिर ये एक धारा ऐसे सीधा सीधा निकल गई, ये इसमें टूट गई, ये इसमें टूट गई, ऐसे बहते बहते जहां तक का ये इलाका कवर करेगी, जहां तक का ये इलाका कवर करेगी, पूरे इलाके को हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिन। क्लियर हुआ? यानी कि एक नदी जहां तक बहती है, जहां तक के एरिया को कवर करती है, उसको हम कहते हैं बेसिन। क्लियर हुआ? अब पॉइंट टू पॉइंट सब टर्म को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अमेजन नदी बेसिन की बात करें, सबसे पहली चीज है, यह ध्यान रखे रहिएगा कि यह भूमध्य रेखी प्रदेश, भूमध्य रेखी प्रदेश कहां से कहां तक है? 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 10 डिग्री दक्षिण तक है। ठीक है, भूमध्य रेखी याद है आपको, जो मैंने बताया था कि पृथ्वी पे ये भूमध्य रेखा है, इसके इधर भी और इधर भी अगर आप 10-10 डिग्री ले लेंगे तो यहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? भूमध्य रेखी प्रदेश से ये नदी पश्चिमी पर्वत, ठीक है, भूमध्य रेखी में वहां का जो पश्चिमी पर्वत एरिया है वहां से ये नदी निकलती है, वहां से निकल करके अंध महासागर में जाके अपना पानी पूरी तरह से गिरा देती है। ठीक है, जहां पे पानी गिराती है उस जगह को कहा जाता है मुहाना। क्या कहा जाता है? मुहाना। क्लियर हुआ? ठीक है, यानी कि पश्चिमी पर्वतों से निकलती है, अपना घूमते घामते जाके अंध महासागर में गिर जाती है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, बड़ी और लंबी में अंतर होता है। ये सबसे बड़ी है, आयतन के आधार पे सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। क्लियर हुआ? ये नदी देखिए, मुख्य रूप से ये नदी, फिर सुनिए, मुख्य रूप से हम आपको बता रहे हैं, मुख्य रूप से ये नदी ब्राजील के बाद में आपका ब्राजील, पेरू के बाद बोलविया के बाद में इक्वाडोर, कोलंबिया और आपका कोलंबिया के बाद आपका यह वियतनाम। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 5-6 देश, सॉरी वियतनाम में वेनेजुएला है। ठीक है, कुछ नाम इधर उधर हो जाता है। वेनेजुएला 6 देश तो यहाँ पे लिखे हैं। इतने देश से होकर बहती है। सोचिए, हमारी ये गंगा नदी है जो हम सबसे बड़ी नदी कहते हैं, केवल हमारे भारत से गुजरती है, थोड़ा बहुत हिस्सा बांग्लादेश में। ठीक है, लेकिन ये नदी 6-7 देशों से गुजरती है, तो कितनी भयानक नदी होगी आप अंदाजा लगा लीजिए। 6-7 देशों से गुजरती है और ये नदी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। ठीक है, कहां पे है?
अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में ये नदी बहती है। क्लियर हुआ? तो अमेजन नदी लगभग 6-7 देशों से बहती है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में बहती है। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा, इसकी उत्पत्ति भूमध्य रेखीय प्रदेश से होती है। इस नदी की खोज स्पेन के खोजकर्ताओं ने की थी। स्पेन के जो खोजकर्ता थे उन्होंने ये नदी खोजी थी। जब वो इस नदी में जा रहे थे, तैर रहे थे या गुजर रहे थे, तो वहां पर कुछ महिलाएं थी। महिलाओं ने सुरक्षा कवच पहना था। क्या पहना था? सुरक्षा कवच। घास की स्कर्ट पहनी थी महिलाओं ने, घास की स्कर्ट, और टोपी पहना था। टोपी का नाम था हेड गियर। क्या नाम था? हेड गियर। ऐसी महिलाओं ने इन पे आक्रमण किया, जो खोजकर्ता थे उन पे आक्रमण किया। और इन लोगों ने सोचा महिलाएं, ऐसी महिलाएं कहाँ थी जो इस प्रकार के पहनावे के पहनती थी या आक्रमण करती थी। तब उन्हें याद आया कि रोम में जैसी महिलाएं यहाँ थी वैसे ही महिलाएं रोमन साम्राज्य में थी, जिनको नाम दिया जाता था एमेजॉस। इसीलिए इस नदी का नाम उन लोगों ने रखा अमेजन नदी। क्लियर हुआ? अमेजन नदी। तो आपसे पूछता है कि अमेजन नदी के खोजकर्ताओं पर किसने आक्रमण किया? तो अमेजन नदी के खोजकर्ताओं पर किसने आक्रमण किया था? अमेजोस जैसी दिखने वाली महिलाओं ने। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चूंकि नदी बहुत बड़ी है, इसलिए इस नदी का बेसिन भी सबसे बड़ा होगा। इस नदी के जलवायु की बात करें, जलवायु मतलब इस नदी का टेम्परेचर कैसा रहता है। देखिए, इस नदी का टेम्परेचर गर्म रहता है, गर्म एवं शुष्क। जैसे इस समय हम लोग का मौसम है गर्म एवं शुष्क। आप अगर इस नदी वाले एरिया में रह रहे हैं तो आपके शरीर पे या आपका शरीर हमेशा चिपचिपा रहेगा। ठीक है, चिपचिपा। जैसे इस समय हम लोग कूलर चाहे जो चला, ऐसे चिप रहता है ना, तो वैसे ही आपका हर मौसम में आपका यहाँ एरिया कैसा रहेगा? आपका शरीर हमेशा चिपचिपा रहेगा, चिपचिपाता रहेगा। ठीक है, चिपचिपाता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये गर्म एरिया में है ही। जब गर्म एरिया में है तो सीधी सीधी बात है, हमेशा गर्म रहेगा। ठीक है, हमेशा आपके शरीर पे चिपचिपाहट महसूस होगी। क्लियर हुआ? वर्षा की बात करें, वर्षा वन, तो यहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा, अगर आप बात करें ओवरऑल, बात करें जगह नहीं, ओवरऑल, तो यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से यहाँ के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े होते हैं कि ये पेड़ आपस में गले लग के चिपक करके पूरा छाया बना देते हैं, और उस छाया की वजह से सूर्य की रोशनी जमीन पर नहीं आती। ठीक है, सूर्य की रोशनी जमीन पर नहीं आती, तो यहां लगभग आपको अंधेरा का माहौल दिखेगा। ठीक है, अंधेरा अंधेरा लगेगा। क्लियर हुआ? यानी कि वर्षा वन यहाँ पे घना है। अब आप बताइए, जब इतने बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे, सूर्य की रोशनी नीचे नहीं आएगी, तो बाकी जो वनस्पति हैं उनको बड़ा होने के लिए या उनको संघर्ष करने के लिए दो ही रास्ते हैं। या तो दम घुट के वो मर जाएं, यानी कि पेड़ पौधे जड़ भुना जाएं, खत्म हो जाएं, या तो ऐसे पौधे लंबे होंगे, पैदा होंगे जिनको सूर्य की रोशनी कम चाहिए हो। तो ऐसे दो पौधे हैं। देखिए, ऐसे दो पौधे हैं। ठीक है, वनस्पतियों की बात करें तो ऐसे दो पौधे वहां देखने को मिलते हैं, आर्किड और आर्किड के साथ साथ एक और पौधा है जो धूप में मतलब कि कम धूप में उत्पन्न हो जाएगा, ब्रोमीलाइड। क्या नाम है उसका? ब्रोमीलाइड। ठीक है, ब्रोमीलाइड। ये अपने पत्तों में जल रखता है, जल इकट्ठा करके रख सकता है, इसकी ये खासियत है। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। और इसके पत्तों में ही मेढक क्या करते हैं? अपने अंडे देते हैं। ठीक है, अपने अंडे देके अपना जीवन वो बढ़ाते हैं। क्लियर हुआ? चूंकि अमेजन जंगलों में सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए कुछ विशेष प्रकार के वनस्पति उत्पन्न होती है, जैसे आर्किड और ब्रोमीलाइड।
ब्रोमीलाइड एक ऐसा पौधा है या एक ऐसा पत्ता है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, जो अपने पत्तों में जल संचय करके रखता है और इसके पत्तों में ही जो मच्छर वगैरह हैं, छोटे जीव वगैरह हैं, वो अपने अंडे देते हैं ताकि उनका जीवन चलता रहे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऐसे ही छोटे छोटे टर्म्स को हमें समझना है, अमेजन नदी की विशेषताओं को देखना है। जैसे हम अगर जीवों की बात करें, हम मिक्स कर दे रहे हैं, जीवों की बात करें तो हालांकि यहाँ पे सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव जो और कहीं नहीं पाए जाते, जैसे टूकन पक्षी, गुंजन पक्षी, अपने यहां से ये खत्म हो चुका है। टूकन पक्षी, गुंजन पक्षी। जानवरों में बात करें तो बंदर, बंदर के बाद स्लाथ है, ठीक है। स्लाथ के बाद टैपीर। टैपीर देखिए भालू जैसा जानवर है और ये चींटी खाता है, ठीक है। क्या खाता है? चींटी खाता है। क्लियर? जैसे टूकन हो गया, गुंजन पक्षी हो गया, बंदर हो गए। और अब इसमें पॉइंट आउट करने वाली चीज क्या है? टैपीन। टैपीन क्या करता है? ये अगर आप देखें तो टैपीन जो है वो पक्षी चींटियों को खाता है, ठीक है। इसके बाद पक्षियों में रंगीन मकाओ है, रंगीन मकाओ। यहां पर मगर पाए जाते हैं, मगर, ठीक है, मगरमच्छ वगैरह। सांपों की तो यहाँ पे अनगिनत प्रजाति पाई जाती है। सांपों का बाबूजी अजगर यहीं पाए जाते हैं। इनकर दादा एनोकोंडा, एनाकोंडा भी इसी इलाके में पाया जाता है। एनाकोंडा बहुत विशाल सांप है, ठीक है, बहुत 32-32, 50-50 फुट के सांप, बहुत लंबे लंबे सांप होते हैं, ठीक है। एनाकोंडा यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके साथ साथ गोया, गोया भी यहाँ देखने को मिलता है। एक और प्रमुख जीव है पिरान्या मछली। पिरान्या मछली ये मतलब मांस खाती है, ठीक है। क्या खाती है? मांस खाती है। तो ये कुछ विशेष जीव हैं जो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? अमेजन नदी के बेसिन में, या अमेजन नदी बेसिन में ये जीव आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? हमने वो जलवायु देख लिया, वनस्पति देख ली, जीवों को देख लिया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, जैसे यहाँ के निवासी जो हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। निवासी मतलब यहाँ के लोग। देखिए पहली चीज है शिकार करके रहेंगे, क्योंकि जंगल में रहते हैं तो शिकारी होते हैं। उसके साथ साथ मछली पकड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ने के साथ साथ यहाँ पर कुछ फसल, जैसे टैपियोका, जो हमारे यहाँ केरल में होता है, टैपियोका उगाया जाता है। टैपियोका के साथ साथ अनानास, अनानास की खेती होती है। और अनानास की खेती के साथ साथ, जैसे मतलब ऐसा नहीं है, और भी खेती होती है, बट ये प्रमुख है, ठीक है। जैसे टैपियोका होना ही होना है। टैपियोका के बाद अनानास, शकरकंद हो गया, और एक आपका इनका जो प्रमुख भोजन है वो है मेनियोक। इनका जो प्रमुख भोजन है वो है मेनियोक, या इसी को कहते हैं कशावा। क्या कहते हैं? कशावा। ये कुछ प्रमुख भोजन है किनका? यहाँ के लोगों का या यहाँ के निवासियों का, ठीक है। महिलाएं खेती वगैरह करती हैं, पुरुष तो शिकार पे निकल जाते हैं, ठीक। तो ये कुछ खासियत थी किसकी? अमेजन नदी की। छत की बात करें या घर की, तो लोग छत्ते जैसा घर बनाते हैं। छत्ते जैसा घर, छत्ते जैसा मतलब जैसे जो मधुमक्खी होती है उसके जो छत्ते होते हैं ना, वैसा वो घर बनाते हैं, चिपका चिपका। उसके साथ साथ कुछ जगहों पे लोग मलोका, मलोका मतलब ढलान वाली छत, ठीक है, ऐसी छत, ऐसी छत में लोग रहते हैं, उसको कहते हैं मलोका। मलोका, ढलान वाली छत। पहले के जमाने में केवल नदी मार्ग था, ठीक है। नदी मार्ग से ही लोग आते जाते थे और कहीं ज्यादा पूरे जंगल में पहुंचना सुगम नहीं था। लेकिन 1970 में अमेजन ट्रांस राजमार्ग बनाया गया। अमेजन ट्रांस राजमार्ग बनाया गया, जिसकी वजह से पूरे के पूरे बेसिन के प्रत्येक भाग तक लोग जा सकते हैं। अब मानव का काम ही यही है,
इतना बढ़िया जंगल चल रहा था, खुरपेश कर करके जंगल काट पीट करके सत्यानाश करता जा रहा है। इस अमेजन नदी के इलाके से पूरे विश्व की 20% ऑक्सीजन पैदा होती है। सोचिए, मानव इसको भी नहीं छोड़ रहा है, वहां भी काट पीट मचा रहा है। और जो जंगल पहले था उसके कई हिस्से को या ज्यादातर हिस्से को इसने तबाह कर दिया है, नष्ट कर दिया है। उसके बावजूद भी अभी भी ये जंगल अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। ठीक है, तो ये बात किसकी थी? ये बात हो गई हमारी अमेजन नदी बेसिन की। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था कि आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कुछ विशेष एरिया के विषय में डिस्कस करेंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हो आप नदी इलाकों के विषय में। नोट्स के लिए परेशान ना होइएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा, अभी आप पढ़ते जाइए और उतारते जाइए। ठीक है, ऐसे कुछ राइटिंग छोटी वगैरह होती है तो मैनेज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखना रहता है। ठीक, बाकी हम आपको नोट दे देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया अमेजन नदी बेसिन के विषय में। अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला एरिया हमने पढ़ लिया, जहां पे लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, हमने आपको बता दिया। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो भी नदी बेसिन का ही है, लेकिन कौन सी नदी बेसिन का है समझते हैं। देखिए, अगला जो हमारा है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के साथ साथ गंगा नदी बेसिन। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बेसिन। ठीक है, यानी कि हमारे भारत में एकदम जैसे उसकी शुरुआत हमने की थी वैसे ही इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, यह नदी बेसिन उत्तर में, उत्तर मतलब पृथ्वी के उत्तरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर में 10 डिग्री से लेकर के उत्तर के ही 30 डिग्री तक। अब यहाँ दक्षिण मत लगा दीजिएगा, ठीक है, उत्तर में ही, क्योंकि हमारा भारत उत्तर में है। उत्तर के 10 डिग्री से लेके उत्तर के 30 डिग्री तक ये पूरा नदी बेसिन फैला हुआ है। ये पूरा नदी बेसिन फैला हुआ है। हिमालय पर्वत से निकलती है हमारी गंगा नदी, उसमें फिर बाद में आके मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से इस बेसिन का निर्माण होता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लस इनकी सहायक नदी, जैसे गंगा की सहायक नदी है चंबल, सोन, बेतवा, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं, और उन सब सहायक नदियों के मिलने से इस बेसिन का निर्माण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा। बेसिन की बात करें मतलब एरिया, इसके एरिया में पर्वत भी है, मैदान भी है। ठीक है, पर्वत है, मैदान है, डेल्टा वगैरह भी इस नदी बेसिन में है। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यहाँ पे मैदान को लेकर के है। इसके मैदान में भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले एरिया है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है समझिएगा। जैसे 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, अगर 1 किलोमीटर में 500 लोग हैं तो 500 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 किलोमीटर वर्ग में अगर 1000 लोग हैं तो 1000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। जैसे हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में 1 किलोमीटर में लगभग 189 लोग रहते हैं। हम बात करें बिहार की, तो बिहार में लगभग आप देखेंगे 1102 लोग रहते हैं। और बात करें हम बंगाल की, ठीक है, पीबी पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में लगभग 1000 लोग। ठीक है, लगभग 1000 लोग रहते हैं। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है, बिहार में, यहाँ पे 1029 के आसपास है। ठीक है, तो जनसंख्या मतलब 1 किलोमीटर में 1000 लोग रहते हैं बिहार में। चूंकि मैदानी एरिया में रहते हैं, मैदानी एरिया का कारण ये है यहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ है। ठीक है, क्या है, उपजाऊ है। उपजाऊ मतलब यहाँ पे खेती वगैरह बड़ी जबरदस्त होती है। ठीक है, बहुत ही यहाँ की जमीन क्या है, उपजाऊ है। तो चलिए हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस एरिया के जलवायु की बात करें, जैसे मैंने आपको वो समझाया था बिल्कुल वैसे इसको भी समझाएंगे। उसकी जलवायु कैसी थी, शुष्क और गर्म, शरीर चिपचिपा रहता था। इसकी जलवायु ऐसी नहीं है। इस एरिया की जलवायु मौसमी है, मौसम अनुसार, यानी कि जैसे अगर ठंडी है तो ठंडा,
गर्म है तो गर्म, बरसात है तो बरसात वाला माहौल, ठीक है। और उसके बाद में वनों की बात करें, जंगलों की, चूंकि नदी बहती है, बरसात भी बराबर हो जाती है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे भी आपको बहुमूल्य देखने को मिलते हैं। बहुमूल्य से तात्पर्य ये है, ऐसे पेड़ पौधे जो महंगे बिकते हों, जैसे चीड़ का पेड़ आपको यहाँ दिखेगा, देवदार आपको दिखेगा, ठीक है, साखू पेड़ दिखेगा आपको, साखू के बाद में आपको यहाँ पे सागवन के पेड़ दिखेंगे, ठीक है। देखिए ये महत्वपूर्ण पेड़ है, इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि शीशम वगैरह नॉर्मल पीपल वगैरह नहीं दिखेगा, सब दिखेंगे, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। एक वेदिका वनस्पति है, थोड़ा ध्यान रखे रहिएगा, अच्छा ये अलग है, कॉमन नहीं है। वेदिका ये हमेशा ढलान वाले इलाकों में ही होती है, जैसे आसाम वगैरह हो गया जहां चाय खेती होती है, उन इलाकों में ये होती है वेदिका वनस्पति। क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीवों की। यहाँ पे जीव कौन कौन से हैं या जीव कैसे कैसे हैं, तो देखिए इस इलाके में हाथी, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, इसके बाद में इस एरिया में टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर, बंदर, ये सब तमाम जीव देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब जो भी जीव हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, जानवर जो भी है, वो लगभग सब के सब यहाँ पे, जैसे बाघ हो गया, हिरन, बंदर, ये सब के सब हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा तो कुछ चीजें छूट गई क्या, शायद 1 मिनट देख लिया, 2 मिनट नहीं, चलिए ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीव देखने को मिलते हैं। जैसे जल में हम बात करें, रोहू, कतला, हिल्सा मछली मिलती है, ठीक है। कौन कौन सी मछली जल में हम बात करें तो रोहू, कतला और हिल्सा मछली, हिल्सा मछली, ठीक है। ये सब मछलियां मिलती हैं, जैसे कि ज्यादातर मिलती हैं, आप कह सकते हो गंगा नदी बेसिन में। तो आप इनका शिकार करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं या अपना जीवन चलाते हैं। बेलिनेरिया और हाइड्रा, देखिए बेलिनेरिया और हाइड्रीला, ये 2 वनस्पतियां हैं जिनको खा करके मछलियां अपना पेट भरती हैं, ठीक है, जिनको खा के पेट भरती हैं। इस बेसिन में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। देखिए गंगा डॉल्फिन, इसको हम सूसू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूसू, क्योंकि ये एक अंधी मछली है या अंधी डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन अगर गंगा में पाई जा रही है, इसका मतलब गंगा का पानी शुद्ध है। अगर वो मछली नहीं पाई जा रही है, इसका मतलब वो पानी अशुद्ध है। गंगा को शुद्ध करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। गंगा क्या, पूरे देश को, तो इसमें गंगा भी आती है। इसके तहत नमामि गंगे योजना चलाई गई। कौन सी योजना? नमामि गंगे योजना, जिसके तहत गंगा नदी को साफ सफाई या गंगा नदी से संबंधित इलाकों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है, इसलिए चलाई गई। इसके साथ साथ हम बात करें तो गंगा नदी के किनारे बहुत से शहर बसे हैं। जैसे गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर बसा हुआ है, प्रयाग बसा हुआ है, प्रयाग मतलब इलाहाबाद, ठीक है, वाराणसी बसा हुआ है आपका, वाराणसी की बात करें तो गाजीपुर भी है। बिहार में बात करें तो पटना आपका है, कलकत्ता आपका है। तो बहुत सारे प्रमुख शहर भी आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। पर्यटक के दृष्टिकोण से हम कहें, पर्यटक के दृष्टिकोण मतलब घूमने फिरने के इलाके से अगर हम कहें तो यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं। अब यहाँ पे गंगा नदी थोड़ी घूमेंगे, लेकिन गंगा नदी के किनारे या उसके आसपास जो इलाके हैं वहां तो घूमने आ सकते हैं। जैसे प्रयाग की बात करें तो यहाँ पे संगम है, ठीक है, प्रयाग पे जो है वो संगम, यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, हरिद्वार में घूमने आते हैं। इसके साथ साथ हम बात करें
कानपुर में बिहार में बौद्ध स्तूप है, वहां घूमने आते हैं। लखनऊ में इमाम बाड़ा है। देखिए लखनऊ में क्या है, इमाम बाड़ा। बिहार में बात करें हम तो बिहार में क्या है, बिहार में है बौद्ध स्तूप। ठीक है। और यमुना नदी के तट पे, आगरा में यमुना नदी के तट पे क्या है, ताजमहल। तो ये सब के सब जो है वो कहाँ है, गंगा नदी के बेसिन में है, जहां लोग घूमने आते हैं या जहां पे पर्यटक लोग आते हैं और घूम के जाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। असम में काजीरंगा है। काजीरंगा मतलब एक गेंडे वाला जो सींग है, जो एक सींग वाला गेंडा जो रहता है काजीरंगा में, वो भी वहां पे देखने के लिए दर्शनीय स्थल है। क्लियर। तो ये बात किसकी हो गई, गंगा नदी बेसिन की। चलिए, हमने दो जगहों को देखा जिनका संबंध किससे था, नदियों से। एक गंगा नदी बेसिन, दूसरा हमारा कौन सा था, दूसरा हमारा था अमेजन नदी बेसिन। ठीक है, इन दो टॉपिक के विषय हमने अच्छे समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेगिस्तान में जीवन। देखिए रेगिस्तान में जीवन, बात को समझिएगा। कोई सोच भी सकता है कि जहां हजारों किलोमीटर तक या मान लीजिए बहुत किलोमीटर, लाखों किलोमीटर तक पूरा रेगिस्तान बसा हो, वहां क्या जीवन पॉसिबल है, या क्या वहां पे लोग रह सकते हैं। कल्पना कर सकते हैं आप कि हमारे जितना एरिया हमारे भारत देश का है, लगभग मान लीजिए ये हमारा भारत देश है। ठीक है, इसके 4 टुकड़े अगर कर दें तो भारत देश के इस पूरे हिस्से पे पूरा बालू बालू हो जाए, यानी कि 28 राज्य में से 7 राज्यों में बालू बालू हो जाए। अब सोचिए तब क्या दशा होगी, वहां पे कैसे जीवन चलेगा। अभी तो एक ही राज्य में है, वो भी आधा ही है, उसमें बवाल होता है कि पानी की कमी है। इतना हो जाएगा तो क्या हालत होगी। तो ऐसे डेजर्ट या ऐसे इलाकों में जीवन लोग कैसे जीते हैं, कैसे उसको हम पढ़ते हैं या कैसे उसको समझते हैं, उसके अध्ययन के लिए आपको दो टॉपिक इसमें दिए गए हैं। पहला हमारा इसमें है रेगिस्तान में जीवन वाला, सहारा डेजर्ट। ठीक है, देखिए आपको पॉइंट पॉइंट बताएंगे एकदम। सहारा रेगिस्तान, पहली चीज ये कहाँ है, ये है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में। इसका जो एरिया है वो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। सोचिए इतना इसका एरिया है, इतना लंबा है ये। अब ये रेगिस्तान ऐसा नहीं है कि हर जगह बालू है, कहीं कहीं आप देखेंगे बालू नहीं है, लेकिन ऐसे पूरा लाल 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 पूरी बंजर पत्थरों जैसा पूरा बंजर जमीन है। ठीक है, पूरी चट्टाने हैं, मतलब कुल मिला के है ऐसा लगता है जैसे बलुआ पूरा जम गया है, घुरैया हो गई है। तो इस टाइप का एरिया इस इलाके में है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है, ये चीज ध्यान रखे रहेगा। इसके साथ साथ 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, इसका एरिया है। पूरे इलाके में आपको पूरा बालू बालू नहीं है। ये 11 देशों से, देखिए अल्जीरिया, चाड, लीबिया और मिस्र, 11 देशों में। देखिए अल्जीरिया के बाद आपका चाड, लीबिया के बाद मिस्र। ठीक है, मिस्र और 4 देश हो गए। मिस्र के बाद अब देखिए माली, मरितानिया, मोरक्को, माली, मोरितानिया, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को के बाद में अगर आप देखें नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया। देखिए नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
कुल मिलाकर के ये 11 देशों में फैला है। सोचिए इतना बड़ा डेजर्ट है ये। तो सहारा रेगिस्तान पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है या सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये 11 देशों में फैला हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ एक गर्म माहौल रहता है। आप देखिए, हालांकि देखने में तो गर्म माहौल लगता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर की बात करेंगे तो फ्लक्चुएट करता है। कैसे फ्लक्चुएट करता है समझाएंगे। देखिए, पूरा पूरा जो एरिया है, पर्वत परत परत मतलब होता है एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, पांच परत, ऐसे है पठार, पूरा पठारी इलाका, पूरा रेत, रेत मतलब बालू वाला इलाका, इन सब इलाकों से एरिया भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई वाले कुछ स्थल है। यहाँ अगर गुफाओं में जब शोध किया गया या देखा गया, यहाँ की जो गुफाएं हैं उनसे ये पाया गया कि हजारों वर्ष पूर्व पहले ये क्या था, ये एक हरा भरा प्रदेश था। ठीक है, हरा भरा प्रदेश था, लेकिन वहां की जलवायु समझ लीजिए या कुछ उथल पुथल से ये पूरा का पूरा एरिया एकदम पूरी तरह से बलुआ हो गया या पूरा रेत हो गया, पूरी तरह से यहाँ तबाही हो गई। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जलवायु की बात करें, जैसे हमने दोनों जगहों को या दोनों जमीनों को पढ़ा है, वैसे ये पढ़ेंगे नदी वाला इलाका। जलवायु की बात करें तो टेम्परेचर लगभग 50 सेंटीग्रेड यहाँ का नॉर्मल है, और यहाँ हमारे यहाँ 50 हुआ सब पागल हो गए। तो 50 सेंटीग्रेड यहाँ नॉर्मल है, और उसमें भी इसकी एक जगह है अल्जीरिया, इसकी एक जगह है जो अल्जीरिया, वहां पर 57.7 टेम्परेचर मापा गया है। सोचिए 57 पे क्या हालत होगी। इतनी गर्मी है, 10 सेंटीग्रेड और बढ़ जाए तो क्या हालत होगी। 57.7 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेजर किया गया था, कहाँ पे, अल्जीरिया में। ठीक है, तो चूंकि रेगिस्तान है, गर्म इलाका तो होगा ही होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये टेम्परेचर होता है दिन में। रात की बात करें तो इसी मैदान का तापमान हो जाता है 0 सेंटीग्रेड। सोचिए, आप पेप्सी कोला ठंडा ठंडी ठंडी जगह कूलर फूलर लेके गए हैं रहने के लिए, आप सोचिए दिन में तो बहुत गर्मी है, चला कूलर आराम कर, रात में आराम करेंगे, रात में टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी कि आपका कोला फट फुट जाएगा, आपकी नसें तक जम जाएंगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। ये थोड़ा सा इस पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी डिफरेंसेस है। ठीक, जैसे टेम्परेचर कम हो, अब 50 से टेम्परेचर 30 आ जाए चलता है, 50 सीधे 0, फिर 50, फिर 0, तो कितना मौसम चेंज होता होगा, कितनी मुश्किलें होती होंगी यहाँ के रहने वाले लोगों को। ठीक है, अब वनस्पतियों की बात करें तो इस पूरे इलाके में कैक्टस, खजूर, एकेसिकिया और मरुधान। देखिए, इस पूरे इलाके में कैक्टस, कैक्टस बाद में खजूर, मरुधान। ठीक है, मरुधान मतलब जैसे ना ऐसे इलाके जहां का बालू उड़ गया है और जल स्तर ऊपर आ गया है, जैसे बालू पूरा उड़ गया, जमीन का जल स्तर ऊपर आ गया, तो थोड़े बहुत वनस्पतियां यहाँ पे हो सकती हैं, तो उसी को कहते हैं मरुधान। तो ये कुछ वनस्पतियां हैं जो इस इलाके में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और जानवरों की बात करें तो ऊंट, लकड़बग्घा, छिपकली, सियार, ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था मरुधान। मरुधान की बात करें तो हल्का फुल्का हरा एरिया है या ऐसा इलाका जहां पर जल स्तर किसी कारण जल स्तर ऊपर आ गया है, तो उसको हम कहते हैं मरुधान। जैसे इसका उदाहरण है मरुधान। ठीक है, हल्का फुल्का ये हरा भरा इलाका। ये कैसे हरा भरा हो गया, क्योंकि जब यहाँ का बालू उड़ गया या बालू किसी कारण से विस्थापित हो गया, जल स्तर ऊपर आ गया, तो यहाँ पे थोड़े बहुत वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मरुधान। मोरक्को में है आपका टैफिला लेट। मोरक्को में, अभी मैंने आपको बताया था ना कि मोरक्को तक ये फैला हुआ है, तो मोरक्को में जगह जो है वो है टैफिला एट टैफिला लेट। यहाँ पर 13,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जहां पे थोड़ी बहुत राहत देखने को मिलती है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप पर्यटक के लिए घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो यहाँ की जो लोग हैं तुआरेग लोग, ठीक है, तू आ, ऐसा समझ रहिएगा कि तू आ तुम्हें घुमा दूं, तो तुआरेग लोग आपको पर्यटक का काम करते हैं या घुमाने का काम करते हैं। ठीक है, किसकी बात हो गई है, सहारा डेजर्ट की। ठीक है, तो इतना आपको किताब में दिया था, इतना हमको जानना
जरूरी था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ का ये टेम्परेचर वाला एरिया है, इसको ध्यान रखे रहिएगा। और सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक, अगर आप पूरा ओवरऑल गौर करें तो दिन में टेम्परेचर कितना था? दिन में टेम्परेचर था इसका कितना? 50 सेंटीग्रेड तक लगभग। तो इसको हम लोग कहते हैं गर्म रेगिस्तान या जलता हुआ रेगिस्तान। ठीक है, लेकिन हमारे भारत देश में एक रेगिस्तान है जिसको हम कहते हैं ठंडा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान? ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख की उत्पत्ति दो शब्द से हुई है। ला मतलब होता है पर्वतीय दर्रा, और दाख मतलब होता है देश, देश यानी कि दर्रों का देश। ठीक है, लद्दाख की बात करें तो हमारे भारत देश में है। इसके साथ साथ लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम, क्योंकि देखिए पर्वत श्रेणी है ना, इसीलिए ये ठंडा है, क्योंकि ये हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। इसके दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। कौन सी? जास्कर पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी है। यही बात करें कारगिल में इसकी ऊंचाई 3000 मीटर के आसपास है। काराकोरम की बात करें, काराकोरम, तो वहां पे इसकी ऊंचाई 8000 मीटर के आसपास है। ठीक है, कितनी मीटर? 8000। यानी कि इसके उत्तर में तो काराकोरम श्रेणी है, नीचे जास्कर है। वहीं अगर ओवरऑल हम ऊंचाई की बात करें तो आप देखेंगे कि 3000 आपकी ऊंचाई कारगिल में है और 8000 काराकोरम में है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दिन में, मतलब अगर आप इस समय जाएंगे तो बड़ा मजा आपको रहेगा। दिन में इसका तापमान 0 सेंटीग्रेड रहता है दिन में। अब वो कब? गर्मी में। सोचिए, गर्मी में 0 सेंटीग्रेड तापमान और रात में -30 डिग्री। और अगर वही हम ठंडी की बात करें तो दिन में और रात में दोनों में लगभग -40 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। मतलब अगर ठंडी में आप जाएंगे तो मर आ जाएंगे, अलाउ ही नहीं है, कहाँ जाएंगे आप। यहाँ पे जो सेना है सोचिए कैसे सरवाइव करती होगी। हमारी जो भारतीय सेना है -40 सेंटीग्रेड बंदूक लेके खड़ी है, मतलब चाय ऐसे निकाले कि चाय गर्म हो गया। सोचिए, तो यही दशा यहाँ पे है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या अभी पढ़ा? हमने पढ़ा टेम्परेचर के बारे में या जलवायु के विषय में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़े, यहाँ पे बरसात बहुत कम होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास, यानी कि 10 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे बरसात होती है। ओवरऑल टेम्परेचर कितना होता है? -40 सेंटीग्रेड। ठीक है, गर्मी की बात करें। वनस्पतियों में बात करें, जैसे अभी हमने पढ़ा था पेड़ पौधों के बारे में, तो यहाँ पे सरपत, विलो, पॉपुलर, सेब, खुबानी और अखरोट। देखिए अगर बात करें तो सरपत, इसका नाम है सरपत, इसके हम कहते हैं बीलो। ठीक है, सरपत के बाद पॉपुलर, प्लापर है। ठीक है, खुबानी के बाद सेब। ये कुछ वनस्पतियां या पेड़ है जो यहाँ पे पैदा होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बीलो के क्रिकेट बैट बनते हैं। ठीक है, जितने भी फेमस क्रिकेट बैटर हैं चाहे जो हो, वो सब बीलो के बनते हैं। ठीक है, बीलो जो लकड़ी होती है बहुत मजबूत लकड़ी होती है, उसके क्या बनते हैं? क्रिकेट बैट बनते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लद्दाख को लोग खा पा चान भी कहते हैं। खा पा चान मतलब हिम भूमि। देखिए खा पा चान, लद्दाख को लोग खा पा चान बोलते हैं। खा पा चान मतलब हिम भूमि। हिम भूमि मतलब बर्फ वाली जमीन। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं? खा पा चान। ठीक, आगे बढ़ते हैं पक्षियों के बारे। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, चीरू, एंटीलोप। ठीक है, चीरू जो है एक जीव था, चीरू या एंटीलोप, जो तिब्बत में था, वो अब इसमें विलुप्त हो चुका है। कौन सा जीव? चीरू या एंटीलोप। अब ये टॉपिक आ गया जीवों वाला। ठीक है, वो वनस्पति वाला था। एंटीलोप ये एक तिब्बती जीव है जो इस समय ये
लुप्त हो चुका है। लुप्त मतलब गायब हो चुका है। और इस इलाके में जीवों की बात करें तो रॉबिन, रेड स्टार्ट, ठीक है, देखिए रॉबिन, रॉबिन जो पक्षी है वो यहाँ पे पाया जाता है। रेड स्टार्ट पाया जाता है। रेड स्टार्ट के साथ साथ अगर हम बात करें तिब्बती स्नेक काक, रेबिन हुप पाया जाता है और जंगली भेड़ या बकरी। ठीक है, ठीक है, देखिए रेबिन हुप, उसके बाद में जंगली बकरी, ठीक है, और कोई जीव यहाँ पे नहीं पाए जाते। जंगली बकरी मतलब वही पश्मीना शाल वाली, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कुछ जीव आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो जीवों के विषय में भी हमने देख लिया। अब ये देखिए यहाँ के जो ज्यादातर लोग हैं मुसलमान लोग और बौद्ध लोग हैं, ठीक है, मुसलमान और बौद्ध लोग हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध मठ जो है वो हेमिस, थिक्से से एवं लामाथुरु। देखिए हेमिस, थिक्से, लामा गुरु और लामा गुरु के बाद में से, केवल से नाम है, से। ठीक है, कौन कौन लोग मैंने आपको बताया, यहाँ पे बौद्ध लोग ज्यादा हैं और बौद्ध के साथ साथ मुसलमान लोग। जो मठों की बात कही गई या जो मठ है हेमिस, थिक्से, लामा गुरु और से, ये 4-5 मठ वहां पे जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पूरे लद्दाख को। ठीक है, लद्दाख की हम बात करें तो लद्दाख में जो लद्दाख का राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, राजमार्ग मतलब जो ऐसा रास्ता जो देश के बीचों बीच से जाता हो। ठीक है, लद्दाख की राजधानी जो है लेह, देखिए लद्दाख की राजधानी लेह, लेह को राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, यानी कि जो इसका राजमार्ग है लद्दाख का वो जम्मू कश्मीर से जुड़ता है, जम्मू कश्मीर के जुड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा से। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम बात करें मनाली लेह राजमार्ग। ठीक है, देखिए राजधानी जो लेह राजमार्ग है ये किससे जोड़ता है, जोजिला, जम्मू कश्मीर नहीं, जोजिला दर्रा से। फिर एक और है आपका, इसकी जो राजधानी लेह है, लेह राजमार्ग, ठीक है, ये देखिए ये, अब इसमें देखिए ये 4 रोहतांग दर्रा, बारालाचा, देखिए रोहतांग, ये हम आपको थोड़ा लिख दे रहे हैं, रोहतांग, बारालाचा, रोहतांग दर्रा। अच्छा, हर जगह लिखा है ला, ला मतलब दर्रा होता है, ध्यान रखिए, तो हमने आपको शुरू में ही बताया था। रोहतांग ला, बारालाचा ला, और इसके बाद में आपका है लून गाला, लून गाला ला, लून गाला ला के बाद में अंत में आपका है तंगलंग ला, तंगलंग ला। देखिए एक बात समझिए, कंफ्यूजन हो गई होगी, देखिए ध्यान समझिएगा। लद्दाख का जो राजमार्ग है, लद्दाख की राजधानी लेह, लद्दाख की राजधानी लेह, इसको राजमार्ग जोड़ता है जोजिला दर्रा से, और राजधानी जो राजमार्ग लेह की है वही 4 और दर्रों को जोड़ती है या 4 और दर्रों से जुड़ती है, रोहतांगला, बारालाचा, लुंगगाला और टंगलंग। ये 4 दर्रों से जुड़ती है। ला मतलब दर्रा, आप इसको रोहतांग दर्रा भी बोल सकते हो, चाहे रोहतांग ला बोल दो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चूंकि यहाँ वर्ष भर बर्फ पड़ता है, इसलिए इन रास्तों को केवल जुलाई से सितंबर तक ही ओपन किया जाता है, बाकी समय ये बंद रहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। क्लियर? मैंने आपको शुरू में बताया था, ये हो सकता है थोड़ा सा आपको वीडियो बोरिंग लगे, लेकिन पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन उठ जाएगा तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, आज हमारी क्लास 7 की बुक खत्म हो जाती है
अब हम लोग अगली वीडियो से क्लास 8 को अध्ययन करेंगे। 4-5 वीडियो में उसको पूरा करने के पश्चात हमारा सोशल का वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।